In this video, I will solve the 2025 prelims paper exactly how I solved it in the exam hall. You will get to know my raw thoughts, silly mistakes, all logical tricks and hacks that I used to score 125 marks in this paper. तो आपको मेरे साथ एग्जाम हॉल में बैठकर लाइव पेपर सॉल्व करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो लोग कट ऑफ से 30 प्लस मार्क्स ऊपर लाते हैं, उनके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं और कहाँ वो भी गलती कर देते हैं और ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो ये चैनल खो जाएगा और फिर आप सीरियसली बहुत कुछ मिस कर दोगे। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में कमेंट्स पढ़ लेना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ नेटो। अच्छा, अब देखो 2024 के क्वेश्चन में एक मेंशन था कि टर्की को नेटो से बाहर निकाल दिया, ऐसा कुछ, तो वहां से ये क्वेश्चन उठ के आ गया। नेटो से एग्जामिनर ने मेंबर्स पूछ लिए नेटो के। अब ये वाली चीज़ मैंने थोड़ा बहुत देखा तो था, पर मुझे भी पता था कि मैं नेटो के मेंबर्स याद नहीं रख पाऊंगा, और अगर मतलब पढ़ भी लेता हूँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया था इतना ज़्यादा। अब उन्होंने पूछ लिया, और यहाँ पर भी उस टाइम पर मुझे थोड़ा बहुत मैंने दिमाग लगाने की कोशिश भी की, पर मुझे सभी लग रहे थे, और फिर मैंने ऑल 6 कर दिया। ऑफ कोर्स ये गलत है, इसका आंसर बी है, ऑल 4। पर फिर भी ये है कि अगर मेंबर्स मुझे याद भी, मतलब अगर मैंने पढ़े भी होते तो वो याद नहीं रहते, इसलिए इतना ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है ये वाले में। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अगर हो जाएगा ठीक तो हो जाएगा, क्योंकि अब पूरे यूरोप के बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें, शायद 27 है कि कितने हैं, ऐसे ही कुछ मेंबर्स हैं उसमें। तो अब एक एक मेंबर कौन कौन सा है ये पता नहीं मुझे, तो इसलिए सर्बिया भी लग रहा था, क्रोएशिया, तो ओवर थिंकिंग उस टाइम पे बहुत चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि बस ऑल 6 होंगे, और वो गलत हो गया। ठीक है, ये वाला गलत हो गया, इसका बी सही आंसर है, मैंने डी लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें एंडीज माउंटेन्स है, वो किस किस कंट्री में है, ये क्वेश्चन है। अब ये वाले क्वेश्चन में मुझे क्या क्या चीज़ें पता थी, मुझे ये पता था कि वो ब्राज़ील में नहीं है। ठीक है, ब्राज़ील में नहीं है, और वो कहाँ, पैराग्वे में नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया था 2 और 5। और मुझे ये लग रहा था कि वेनेजुएला भी दूर होगा। अभी देखो आप, ऐसा है, कुछ इस तरीके का मैप है, वेनेजुएला कुछ इस एरिया में है, एंडीज माउंटेन्स हैं कुछ इस एरिया में। ठीक है, तो मुझे लगा कि यहाँ तक नहीं होंगे, तो पर दिक्कत वाली बात ये थी कि थोड़ा सा पार्ट है इसका, तो ये भी मेरा गलत हो गया। इसमें मैंने लगाया था क्या, ओनली 3। मैंने सोचा कि कोलंबिया, बोलेविया एंड इक्वाडोर ये होंगे, पर एक्चुअली बोलेविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, दिखा देता हूँ, ये देखो, ये चिली है, ये बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, और यहाँ देखो हल्का सा ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट ये है वेनेजुएला में। तो मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ से शुरू होकर वो इतना इतना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा, और यहाँ पर भी पहुंच जाएगा थोड़ा बहुत, इसलिए मेरा ये गलत हो गया। और वेनेजुएला भी लास्ट ईयर क्वेश्चन में था, आपको याद हो तो, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला भी मेरा गलत हुआ है। इक्वेटर से कौन कौन से लेक्स निकलते हैं, मतलब इक्वेटर किस किन किन लेक्स से निकलता है। तो अब इसमें मैंने वही सोचा था कि अगर 3 है और कोई लॉजिक नहीं लग रहा और नॉलेज भी नहीं लग रही, क्योंकि नॉलेज ऑफकोर्स हम ये चीज़ें पढ़ते थोड़ी है कि इक्वेटर कौन कौन से लेक से निकलता है, हमें तो कंट्रीज याद नहीं रहती। तो फिर मैंने सोचा कि वही 3 का 2 करते हैं, और मैंने लगा दिया 3 का 2, और इसका आंसर डी गलत हो गया। इसका आंसर है डी, नन। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। ऑलराइट, अब देखो, ये वाले उसमें मैंने पहले 3 का 2 किया था, तो मेरा एक सही हो गया था, तो +2 मिल गए थे। इस वाले में मेरा एक गलत हो गया, तो -0.66 हो गए। अभी भी मैं +1.32 में हूँ, इसका मतलब मैं अभी भी नेट पॉजिटिव में हूँ। तो यही होता है हैक्स का, आपको हैक हर क्वेश्चन में ठीक नहीं करनी होती। आप अगर मेजोरिटी ऐसे 5-6 क्वेश्चन में लगाओगे, तो आपके उसमें से अगर 3 सही हो जाते हैं या 2 सही हो जाते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। यही है। ठीक है, तो हमारे लाइन से 3 गलत हो गए। चलो नेक्स्ट, टर्मरिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2022-23। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। अब अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत की होगी, या फिर वैसे भी आपको पता होगा कि टर्मरिक से रिलेटेड हमने एक केस किया था यूएसए पे, क्योंकि यूएसए की कोई कंपनी ने पेटेंट करा लिया था टर्मरिक का। तो जबकि वो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज में है, तो हमने एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी नाम की एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई थी, जिसमें हमारा पूरा डेटाबेस था, जो जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उस पर। तो उसमें
मतलब उसमें कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इंडिया में ही टर्मरिक सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है और एक्सपोर्टर भी इंडिया ही है। ठीक है, ये सारी ये चीज़ मुझे पता थी। अब मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। अब देखो 30 क्या 300 भी लिखा होता तो मैं इसको सही ही मानता, क्योंकि जंगल में कौन कौन सी वेराइटीज वगैरह हैं अभी तक सारी स्पीसीज की डिस्कवरी हमने नहीं की है। अगर आज कोई बोल दे कि 29 है, तो 6 महीने के बाद कोई एक और डिस्कवरी हो जाएगी जिसमें 29 + 130 हो जाएगी। तो वेराइटीज तो बहुत सारी हो सकती है। हो सकता है कोई साइंटिस्ट हो वो हाइब्रिड वगैरह बना दे, तो वो कितनी भी सारी वो है। ये थोड़ी बोल रहे हैं कि नेचुरल वेराइटीज, वो बोल रहे हैं कि टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, तो ग्रो तो कोई सी भी कर सकती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब देखो 2022 में एक क्वेश्चन था टी से रिलेटेड, कि टी जो है वो इन स्टेट्स में मेजरली प्रोड्यूस की जाती है, उसमें भी सारे सही थे। और इसका लॉजिक ये है कि जो भी स्टेट्स है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रोड्यूस होता ही है, और बहुत सारा मतलब ये है कि ईयर वाइज चेंज होता रहता है कि कौन सी स्टेट्स हैं वो कहाँ पर हैं कैसे हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं। पर मेजोरिटी कुछ स्टेट्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं, पर आप दूसरी स्टेट्स में भी आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि इसमें लिखा है मेजर प्रोड्यूसर्स। मेजर को कैसे डिफाइन करोगे? मतलब टॉप 5 भी मेजर हो जाएगा, टॉप 10 भी मेजर हो जाएगा, टॉप 15 भी मेजर हो जाएगा। तो इसलिए इस टाइप की चीज़ें रहती है ना। और पिछले वाले 2022 के रेफरेंस से भी वो ठीक ही लग रहा था मुझे, तो मैंने ऐसे इस पर रिस्क लिया कि हाँ इस पर ये ठीक ही होगा। तो मैंने ये तीनों ही सही कर दिए और यही सही आंसर है। ठीक है, ओके। तो 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमिना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि मैंने गलत कर दिया। तो देखते हैं। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोस फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। अब देखो ये वाला एरिया है ब्राजील का, ठीक है, और यहाँ पे है अफ्रीका। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है वहां पर कुछ गोल्ड मिलता है और यहाँ पर कुछ गोल्ड मिलता है। वो एक्चुअली गोल्ड यहाँ मिलता है और यहाँ पे उसके डिपॉजिट ऐसे ही है, मतलब उसके कुछ जो क्या बोलते हैं उसे, उसके कुछ जैसे थोड़ा बहुत ऐसे इरोड इरोड होकर आ जाते हैं ना, जैसे यहाँ से वो वेदर होकर यहाँ से वेदरिंग होगी और है ना वो यहाँ पर पहुंच गए। तो है ना अब कॉन्टिनेंट को पूरा क्रॉस करके तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए बोलते हैं शायद ये वाला एरिया पहले यहाँ पर लगा हुआ था, फिर ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि ये दूर हटता गया जैसे इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, फिर वो आते आते फिर यूरेशिया का पार्ट बन गया, वो ऐसे फ्लोट करते हुए आ रहा था। तो वही टेक्टोनिक शिफ्ट थ्योरी है ये, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, तो उसका एक एविडेंस ये है कि यहाँ का गोल्ड यहाँ कैसे पहुंच गया। तो ये एक एविडेंस मानते हैं कि वो किस लिए है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। ऑल राइट, ठीक। अब देखो, फिर द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड। अच्छा, गोल्ड की बात तो ये सेकंड स्टेटमेंट में चल रही है। और ये वाला है रॉक्स का। हाँ, तो रॉक्स भी इधर के, मतलब रॉक ये वेस्टर्न अफ्रीका के रॉक्स इधर मैच कर रहे हैं, और घाना के भी घाना में, और यहाँ पर जो गोल्ड है वो भी मैच कर रहा है। ठीक है, गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटो व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। ठीक है, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स। अब ये तो मुझे ठीक लग रहा है, ये तो मैंने पढ़े हैं, आपने भी पढ़े होंगे जब आप टेक्टोनिक शिफ्ट थ्योरी पढ़ते हो एनसीईआरटी क्लास 11th में। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। अब मुझे 6 है ना ये गड़बड़ लग रहा था। मैंने सोचा कि मतलब या तो 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने बदल दिया हो, तो मैंने इसको गलत मान दिया और इन 2 को सही कर दिया और मैंने 1 और 2 लगा दिया बी। जबकि इसका आंसर है क्या, 1 2 3 सी। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, अच्छा मैं आपको शायद बताना भूल गया, इस क्वेश्चन में मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसमें से मैंने कुछ 5 आंसर की मैं चेक किया था, तो 5 में से एक आंसर की में मेरे 72 सही है और 28 गलत है, एक में मेरे 71 सही, और हाँ तीन तीन आंसर की में मेरे 72 सही है, एक आंसर की में मेरे 71 सही है, और एक आंसर की में मेरे 73 सही है। तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि मेरे 72 सही हो रहे हैं। अब जो भी यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें देखेंगे हम कि क्या सही है। तो जो भी आंसर की अभी मैं जो आंसर टिक कर रहा हूँ वो एक्चुअली ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की से रिलेटेड है, क्योंकि यूपीएससी की अभी ऑफिशियल आंसर की अभी आई नहीं है। ठीक है ना, जब यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आएगी तब मैं करेक्शन डाल दूंगा अगर कुछ गलती हुई होगी तो। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की आंसर की भी बहुत अलग चलती है। पिछली बार आपने सुना होगा कि कितना ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे वो लोग, क्या क्या चीज़ें ऊपर से वो हटा भी देते कई सारे क्वेश्चन तो। ठीक है, तो ये हो गया। Consider the following statement. The amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial polar regions. अब देखो, डस्ट डस्ट कहाँ पर होती है? जहाँ पर ड्राई एयर होती है। ठीक है, अगर लगातार बारिश होती रहेगी तो डस्ट नहीं उड़ेगी। जब भी आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो धूल उड़ना बंद हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो डस्ट पार्टिकल्स वो ये बोल रहे हैं कि
सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में ज़्यादा होते हैं, इक्वेटोरियल और पोलर एरियाज में कम होते हैं। अब देखो, इक्वेटोरियल एरिया में कम होते हैं, होंगे ही, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती रहती है। पोलर एरियाज में आपने कभी फोटोज वगैरह देखी होगी, आपको दिखाई देता है कि वहाँ डस्ट होगी, वहाँ पे तो बर्फ जमी रहती है, और वहाँ पर पूरी तरीके से मतलब फ्रीज होता है, और वहाँ पे विंड भी इतनी नहीं चलती। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स में डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा होते हैं। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट यानी यानी थार डेजर्ट, ठीक है, और भी जो मंगोलिया का गोबी डेजर्ट है, और भी कई सारे हैं। सऊदी अरेबियन डेजर्ट जो है वो भी है, रूबल खली डेजर्ट बोलते हैं शायद उसे। फिर सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। देखो, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में लेस ड्राई विंड्स होती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सब ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ पर नॉर्थ इंडिया है जैसे, और टेम्परेट एरियाज है, वहाँ पर जब विंटर्स आती हैं तो बहुत ड्राई विंड्स चलती हैं, क्योंकि मॉनसून जो वेट सीजन है वो तो सिर्फ एक ही है ना, मॉनसून सीजन इंडिया में। जैसे अगर आप एग्जांपल लोगे तो मॉनसून सीजन ही है जो जब वेट होता है एयर, ठीक है, बाकी टाइम ड्राई एयर ही चलती है इंडिया में। तो सब ट्रॉपिकल क्या होता है? जैसे ये इंडिया है, ये अगर इंडिया है, ठीक है, सॉरी अगर मैं अब अच्छा नहीं बनाऊँ, ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ से निकल रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह, झारखंड, वेस्ट बंगाल वगैरह वाले एरिया से। तो ये वाला पार्ट जो है सब ट्रॉपिकल है, और ये वाला पार्ट है ट्रॉपिकल, ठीक है। तो जो सब ट्रॉपिकल वाला एरिया है वहाँ पर लेस ड्राई विंड्स होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टू गलत हो जाएगा, वन सही है, सी इसका सही आंसर आ जाएगा, ये अपना सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 27, ये मैंने डायरेक्टली 2024 में पढ़ाया था आपको, वो कॉन्सेप्ट, और वैसा का वैसा ही आ गया इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं। इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोल वर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द ओशंस। मैंने आपको डायग्राम बताया था, अगर आपको याद हो। अगर आपको नहीं याद हो तो 2024 का कीवर्ड एनालिसिस वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें मैंने पूरा बता रखा है। क्या है ये? जैसे ये है, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आइसोथर्म्स ऊपर रहते हैं, और लैंड में इक्वेटर वर्ड रहते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की और स्पेसिफिक हीट होती है लैंड की, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। स्पेसिफिक हीट वाटर की बहुत ज़्यादा होती है, लैंड की बहुत कम होती है, तो लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अभी अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने बहुत आराम से आपको समझाया हुआ है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाली क्लास नहीं दे रहा, बस इतना समझो कि ये वाला सही है, ठीक है। फिर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये भी ध्यान रखना, एक डायग्राम है। इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जनवरी, ये वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको समझाने में मुझे कम से कम 15 मिनट लगेंगे। अगर मैं यहाँ इतना नहीं समझा रहा हूँ तो आप ये मत सोचना कि मुझे आता नहीं है, मैं ऐसे ही कुछ करके, मैंने ये पहले ही बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप वहाँ पे जाके रेफर कर लेना। पर अभी मैं स्किप कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। ओके, सो जनवरी में ये होता है, ठीक है। जो हवा होती है ओशन के ऊपर वो गर्म होती है, और जो लैंड मास होती है वहाँ थोड़ी ठंडी होती है, तो ये भी सही है। तो ये सही हो गया, और यही इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो ए इसका सही आंसर हो गया, जो कि अपना सही था, ठीक है। ऑल राइट। हाँ, और 2024 की पहली वीडियो में, जो कीवर्ड एनालिसिस की पहली वीडियो है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। उसका टाइम है 6 मिनट्स, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प पे, अगर ये वीडियो आप खोल के देखोगे 6 मिनट पे स्किप करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 28, in the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock। अब देखो, वो ये बोल रहे हैं कि चौक जो होता है उसके आर पार आसानी से निकल जाता है पानी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वाटर, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब होता है उसके आर पार निकल जाना, ठीक है, या उसके अंदर चले जाना। तो चौक जो होती है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसलिए पानी आराम से चला जाता है। वहीं क्ले जो होती है उसमें इतने छोटे पोर्स होते हैं कि पानी नहीं निकल पाता। अब देखो, जैसे आपने जो अर्दन पॉट होता है, जो आपने मटका देखा होगा, उसमें पानी भरा रहता है, तो पानी बाहर निकलता है क्या? नहीं, क्योंकि वो क्ले से बना होता है। जो क्ले होती है उसको हीट करते हैं, तो वो फिर पानी नहीं निकलता उसमें से, ठीक है। तो क्ले होती है वो इम्परमिएबल होती है, ठीक है, लीस्ट परमिएबल होती है, और जो वो चौक होती है वो परमिएबल होती है, तो ये तो सही है। चौक इज पोरस एंड हेंस कैन अब्सॉर्ब वाटर, बिल्कुल सही। चौक में पोर्स होते हैं, यही मत बताया मैंने अभी आपको, ये भी सही है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, अरे भाई नॉट एट ऑल नहीं, पोर्स तो होते हैं, बस छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और इसका सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 इज करेक्ट। हाँ, ये गलत है, ये सही है, ओनली वन इज करेक्ट, एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, और हाँ ये एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को, ठीक है। 29, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अरे भाई,
एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता अर्थ पे, आपने सुना होगा ना, तो अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये जो सन है, तो सन वाली साइड तो बिल्कुल गर्म होता अर्थ, और जो फार साइड होती वहां पर बिल्कुल बर्फ पड़ रही होती। तो यहाँ पर आग लगी हुई होती, यहाँ पर बर्फ पड़ रही होती। तो ये है, तो एवरीवेयर कैसे हो जाएगा? तो ये तो मैंने देख के ही गलत कर, मतलब देख के ही मैंने देखा कि ये स्टेटमेंट तो गलत है। और बिल्कुल सही वही, बिल्कुल सही चीज़ है, वन गलत टू और थ्री। जैसे ही आप वन को गलत करोगे तो वन 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 ही हट गया और डी इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया, मैंने बाकी स्टेटमेंट पढ़े भी नहीं थे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, it is important for the upliftment of rural poor, as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers। अब मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो कुछ गाय की बात चल रही होगी, गाय को बचाओ और ये करो वो करो, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि रूरल पुअर के पास ही सबसे ज्यादा खराब टाइप की कैटल होती है, ठीक है। जो अमीर लोग होते हैं उनके पास अच्छी क्वालिटी की कैपिटल होती है, वो कैटल होती है। तो ये बात तो सही कह रहे हैं वो, तो इसलिए अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, तो ठीक है, ये तो सही है। It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner। देखो कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि कंजर्व करेंगे साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में, ये भी सही है। तो सी और डी यही सही आंसर है इसका। अब इसमें ज्यादा कुछ ओवर थिंकिंग का था नहीं, एक पॉजिटिव चीज है, उसके लिए उसके बारे में पॉजिटिव चीजें लिखी हुई है तो सही ही होंगे दोनों। तो ये लॉजिक लगेगा और बस आगे। Studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of the global carbon emissions। अब मुझे इसका पता नहीं था कि ये डेटा 5% ही है कि नहीं, पर ये पूछा ही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं ये तो पूछा ही नहीं है। वो तो स्टेटमेंट देखो, 2 and 3 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, ओनली वन ऑफ 2 and 3 आर करेक्ट, नन ऑफ 2 और 3 आर करेक्ट। तो वन की तो कहीं बात ही नहीं चल रही, वन की तो एक्सप्लेनेशन में बात चल रही है, यानी ये तो उन्होंने बोला है कि ये तो सही ही है। अब तुम ये देखो कि इन दोनों में से कौन से सही है और कौन सा एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। वो ये बोल रहे हैं कि सीमेंट से बहुत कार्बन एमिशन होता है। तो क्यों होता है? सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन, अरे मिक्स कर दी तो उससे क्या हो जाएगा? सिलिका बियरिंग क्ले है, वो लाइमस्टोन में मिक्स कर दी तो कार्बन एमिशन हो गया? नहीं, क्ले को मिक्स करने में लाइमस्टोन से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड निकले। मिट्टी को अगर लाइमस्टोन में मिला दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी निकलेगी, ठीक है। अब देखो, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम, यानी CaCO3 इज कन्वर्टेड इनटू CaO, ठीक है, ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो ये रिएक्शन ऐसा चलता है, जब ये है लाइमस्टोन, जब लाइम में कन्वर्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब आपको रिएक्शन तो याद होगा नहीं, ऑफ कोर्स आप साइंस वाले नहीं होगा तो नहीं होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है, ये सब इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है और इन सब में भी पढ़ा है। अब आप बोल रहे होगे कि मैं तो एआई इंजीनियर हूँ तो फिर कहाँ से पढ़ा होगा। देखो, इंजीनियरिंग का जो 4 साल होते हैं, 1 2 3 4, उनमें पहले ईयर में सारी इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। यानी मैंने मैकेनिकल भी पढ़ी है, केमिकल भी पढ़ी है, सिविल भी पढ़ी है। जितनी भी इंजीनियरिंग होती है, जितने भी इंजीनियर्स होंगे ये वीडियोस देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि पहले साल में सारी इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, उसमें ये सब होता है, ठीक है। ये केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा था हमने। फिर बाकी 3 साल होते हैं, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने, उसमें मैंने फिर एआई इंजीनियरिंग पढ़ी, ठीक है। ओके, अब देखो लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम। तो अब देखो आपने देखा होगा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आपने देखा होगा कि वो पीओपी लेकर आते हैं ना, जो उसमें क्या होता है, पानी मिलाते हैं वो लोग, तो क्या होता है, बुलबुले उठते हैं, ठीक है, बबल्स उठते हैं। तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, वो गैस बाहर निकल रही होती है, ठीक है। तो वो यही है, तो CO2 बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब कार्बन एमिशन हो रहा है, सिंपल। तो सीमेंट बनाने में जब ये प्रोसेस होती है तो एमिशन होता है। अब ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है, ये जो दूसरा वाला है ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, बस इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सही तो दोनों है, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही लगाया था मैंने और यही सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, एट द 28th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट, मतलब COP 28 की बात चल रही है, डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ये इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया, ठीक है। अब ये भी वही है, इसमें स्टेटमेंट 1 की तो बात चली नहीं हुई कि वो सही है कि गलत है, तो ये तो हमने सही मान लिया, ठीक है, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहे, ऑप्शन में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि स्टेटमेंट 1 भी गलत हो सकता है। अब COP 2 बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, अब देखना इसमें लैंग्वेज को देखना। COP 28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन, समझ गए। एंड इफ साइंड इट बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बनाइज हेल्थ सेक्टर। यही बात जो तुमने लिखा हुआ है कि बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, वही तुमने घुमा फिरा के फिर दोबारा लिख दिया। बाइंडिंग है
इसका मतलब ये है कि मैंडेटरी हो जाएगा। अरे बाइंडिंग का मतलब मैंडेटरी तो होता है, हमेशा याद रखना। मैंने पहले आपको कई सारी वीडियोस में ये एक एलिमिनेशन लॉजिक बताया था। अगर एग्जामिनर एक ही स्टेटमेंट में एक ही बात को बार बार कह रहा है तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वो स्टेटमेंट फैब्रिकेटेड है, वो स्टेटमेंट ने वो एग्जामिनर ने अपने पेन से बनाया हुआ है वो स्टेटमेंट, और वो देखो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार कह रहा है हमें कि ये ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, तो ये तू गलत हो जाएगा। और फिर इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ हेल्थ सेक्टर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अब मे भी लिखा हुआ है, हाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। देखो अगर आप ये बोलोगे उनसे कि रिन्यूएबल पे शिफ्ट करो, तो इतनी जल्दी तो रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट कर नहीं पाएंगे, और फिर उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इस वजह से। तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन। ठीक है, देखो वही वाला टाइप है। पहला स्टेटमेंट तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं कि हाँ ये तो है। अब ये बताओ कि ये दोनों सही है कि नहीं, और इनमें से कौन सा एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन। अब ये मैं शायद 2022 के पेपर में, या 2022 के पेपर से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो 2022 के पेपर में मैं आपको सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन बता चुका हूँ। ठीक है, वो एक क्वेश्चन था ना कि सोलर फ्लेयर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक लंबा सा क्वेश्चन था जिसमें 7 स्टेटमेंट्स थे कि आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। तो वो सब वही वाले क्वेश्चन से डिराइव्ड है क्वेश्चन। Solar flares and associated coronal mass ejections bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स जो अर्थ है, ठीक है, वो सोलर फ्लेयर्स उस अर्थ से टकराती हैं, तो क्या होता है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने ये डायग्राम बताया था आपको पहले। ठीक है, उस वो क्या होता है, वो सोलर फ्लेयर को पोल्स पे भेज देता है। ठीक है, वो यहाँ नहीं टकराने देता, वो पोल्स पे भेज देता है, इसीलिए ऑरोरा दिखाई देता है। उससे कोई शिफ्ट नहीं आ रहा है। शिफ्ट कहाँ से आ रहा है? शिफ्ट एक्चुअली यहाँ से आ रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से पोलर आइस मेल्ट कर रही है। आइस मेल्ट कर रही है तो वो इक्वेटर की तरफ मूव करती है, तो बहुत सारा जब वाटर का मास इक्वेटर की तरफ मूव करता है तो अर्थ का रोटेशन बिगड़ जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज आता है, इतना ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा चेंज आ रहा है बस। तो ये गलत है, ये सही है। मतलब सही तो ये भी है पर ये एक्सप्लेन नहीं करता, ये सही है और ये एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है ना, तो यही इसका सही आंसर होगा बी। दोनों करेक्ट है पर एक ही एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और देखो हिंट एनालिसिस वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें आप देखना, मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर और पोल एक थीम है जो बार बार रिपीट कर रही है, 2024 में भी रिपीट कर रही थी। तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इस साल इक्वेटर और पोल पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, और देखो आ रहे हैं। आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा इक्वेटर और पोल। अब ये मैंने शायद 2023 के पेपर में आपको बता रखा है, आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट्स के लिए है। अगर आपको ये पता होगा तो आप आराम से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है आर्टिकल 6, वो अभी पहले स्टेटमेंट में ये बोल रहा है। सेकंड में क्या, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट। बिल्कुल, ये मैंने आपको बता दिया था कि कार्बन मार्केट है। ठीक है, इससे तो ये सही है। तो ये देख के तो मुझे हंसी आ रही थी, ऐसे क्वेश्चन थे ना जो मैंने जो पढ़ाया हुआ है उसी में से आ रखे थे, कहीं जैसे एग्जामिनर ने ही मेंबरशिप ले ली हो। पर मैंने पीवाईक्यू सही बनाए थे, तो ऑफ कोर्स मेरी एल्गोरिदम वो काम कर रही थी। अगर आपने वो एल्गोरिदम वाली वीडियो नहीं देखी, द अल्टीमेट पीवाईक्यू एल्गोरिदम, तो बिल्कुल आप देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, फिर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी एल्गोरिदम के बेसिस पर आए हैं। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन में मैंने कहाँ बताया ये पता करना है, तो 2023 की फर्स्ट वीडियो में जाना, उसमें 37 मिनट पे मैंने आपको ये कार्बन मार्केट आर्टिकल 6 बता रखा है। ठीक है, चलो, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। ठीक है, आर्टिकल 6 है, कार्बन मार्केट है, वो ये है कि नॉन मार्केट जो स्ट्रेटजीज हैं, मतलब नॉन इंटर कंट्री जो जो वो होता है एक्सचेंज और ट्रेड होता है उसके प्रमोशन के लिए। ठीक है ना, तो ये भी सही है। तो यही है कि ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, और इसमें वो कहता है एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। तो ये भी सही है अपना। अब ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ मुझे, क्योंकि ये पता भी नहीं था। नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अब देखो इसमें मुझे एक टेक्निक जो मैं आपको बताता हूँ कई बार वो लगाई मैंने, उस टेक्निक से आप 50-50 पे पहुंच पाओगे। जैसे आप वो केबीसी में नहीं पहुंच पाते थे 50-50 जो लाइफलाइन होती थी, बिल्कुल उसी की तरह। अगर दो स्टेटमेंट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो उनमें से ये एक आंसर है। तो द एशियन इन दोनों में से कोई एक था, तो मुझे इतना तो पता चल गया था, तो मैंने इन दोनों को हटा दिया। अब मैंने लगाया एआईआई भी, जबकि एआईआई भी गलत था, एशियन डेवलपमेंट बैंक था। तो 50% तो मैं सही पहुंच गया था, पर फिर
बाकी 50% में मेरा गलत हो गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये ए इसका सही आंसर है, जबकि मैंने बी लगाया था, तो मेरा ये गलत हो गया। ठीक है। डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक मेथड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है उसको अपन डायरेक्ट उसको कैप्चर करके ज़मीन के अंदर डालते हैं। ये भी मैंने आपको बता चुका है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। किस पेपर में बताया था मैंने आपको शायद 2017 या 18 के किसी पेपर में बताया था, या 19 के में। हाँ, मैं बताऊंगा, मैं अपनी वो जो अकाउंटेबिलिटी वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि मेरी वीडियो से कितने क्वेश्चन आए 2025 प्रीलिम्स में, उसको आप जरूर देखना। और उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस PYQ से आए हैं। ठीक है, इंस्पायर्ड होकर। ठीक। इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बिल्कुल सही। फिर इट कैन बी ए वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, ये भी सही है, क्योंकि हम वो कर सकते हैं, मतलब फूड प्रोसेसिंग वगैरह क्या रहता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है उन सब चीज़ों में, तो हम प्लास्टिक प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर इन एविएशन इट कैन बी ए सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। अब देखो, ये चीज़ें हमें पता नहीं है, पर आप ये समझो ये पॉजिटिव चीज़ है, और पॉजिटिव चीज़ की तारीफ हो रही है, तो तारीफ वाले जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सही हो जाएंगे। यही लॉजिक पे मैंने सी लगाया और वही सही आंसर था, यही सही हो गया। ठीक है। हाँ, 2017 में, अभी मैंने देखा 2017 में क्वेश्चन नंबर 25 और 2023 में क्वेश्चन नंबर 68 में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पूछा हुआ है, वहीं से इंस्पायर होके ये आया है। क्वेश्चन नंबर 37 रिगार्डिंग पिकॉक टेरेंटुला कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है। अब देखो, इट इज एन ओमनिवोरस क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन क्या होता है, ये मैंने आपको 2021 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 23 में 1 आवर 5 मिनट्स के मार्क पे मैंने आपको बता रखा है कि क्रस्टेशियन क्या होता है। ये मैंने इसीलिए तभी बताया था क्योंकि यूपीएससी बार बार पूछ रही थी कि नाइडेरियंस क्या होते हैं, क्रस्टेशियन क्या होते हैं, एक्सो स्केलेटन वाले कौन से होते हैं, एंथ्रोपोड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो देखो, इट इज एन ओमनिवोरस क्रस्टेशियन। अब मैंने आपको बता रखा है क्रस्टेशियन क्या होता है, आपको पता होगा अगर क्रस्टेशियन क्या होता है, तो आप इसको गलत मार्क करोगे। क्रस्टेशियन में क्रस्टेशियन ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। और मैं बताऊंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, कि इसमें एक फिर से बताऊंगा कि क्या होता है क्रस्टेशियन वगैरह वो सब, पर अभी बस इतना समझो कि क्रस्टेशियन टेरेंटुला, यानी टेरेंटुला एक मकड़ी होती है, वो आपने देखा होगा, बड़ी सी होती है, एक ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले एरिया में मिलती है शायद। तो और उसकी फोटो भी दिखाऊंगा वो वाली वीडियोस में, जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो ये वन गलत हो जाएगा। फिर वन गलत, तो ए और बी गलत। फिर ये 2 और 2 3। इट इज़ नेचुरल हैबिटेट इज एन अर्बोरियल स्पीसीज। अब जंगल में मिलती है तो पेड़ों पे रहती है, वो पेड़ों पे घूमती रहती है मकड़ी। तो बस ये सही हो सकता है, तो मैंने इसी तरीके से ये लगाया था। थोड़ा सा रिस्क तो था ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे 100% नहीं पता था कि नेचुरल हैबिटेट उसका क्या है। पर फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा कोई मूवीज़ वगैरह देखी हैं, उसमें मुझे वो जंगल में ही दिखाई दे रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हाँ यही होगा। फिर इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। हाँ, तो सम फॉरेस्ट एरियाज तो बहुत सारे हैं ना, सम मैंने बताया आपको, सम वाले जो वर्ड सेंटेंस होते हैं उन सही होते हैं। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 38 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया लेस देन 5 टन पर कैपिटा। अच्छा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ CO2 emissions फ्रॉम फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक। अच्छा होगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 emissions इन इंडिया। ठीक है। अब देखो, हीट प्रोड्यूसर यानी कोल और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो ये तो सही है, तो ये तो सही हो जाएगा, यानी बी गलत। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया लेस देन 5 टन CO2। इंडिया में इतने कम कार्बन एमिशन हो रहे हैं क्या? आपको सीरियसली लग रहा है कि इतना कम पर कैपिटा है हमारा? बहुत ज़्यादा पर कैपिटा बढ़ गया है हमारा, पहले बहुत कम हुआ करता था और अब बहुत ज़्यादा है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर ये एक तो चीज़ ये है कि आपको ये लॉजिकल नहीं लगेगा, दूसरा ये भी है कि इसमें डेटा भी है। तो डेटा अगर आपको लग रहा है कि वो वाली जो ट्रिक होती है कि अगर नहीं पता होता और उसमें डेटा दिया होता है तो आप इसको गलत मार्क कर दो, तो ऐसे ही करके मैंने इसको गलत मार्क कर दिया था, क्योंकि मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा था। तो वन मैंने हटा दिया, तो ये गया, और फिर उसके बाद 3 तो सही है ही, क्योंकि 3 वो उसकी बात कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स की, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, अगर 5 स्टेटमेंट है तो ओनली 3 लगा दिया करो। मैंने इसमें देखा, मैंने बहुत दिमाग नहीं लगाया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें गलत होने की चांसेस बहुत कम है, और मैंने जितने भी बार देखा है ये 5 स्टेटमेंट होते हैं, उनमें से 3 ही सही रहते हैं। तो मैंने देखा ओनली 3 और मैंने ओनली 3 लगा दिया, बस। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। अब देखो, एक चीज़ ये भी है ना, 100 क्वेश्चन जब आप करते हो तब आपके पास टाइम की कमी रहती है, तो आप इतना ज़्यादा हर किसी चीज़ पे सोच नहीं सकते, और ये सोच नहीं सकते एक अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो गलत हो जाता है। और ये मेरा इसीलिए सही हो गया क्योंकि मैं पैटर्न पे चला, मुझे पता है कि 5 का 3 होता है,
तो ये टेक्निक मैंने आपको पहले कई बार बता रखी है, और मैंने बार बार आपसे बोला था कि अगर 5 दिखाई दे तो 3 ही लगाना, अगर 5 दिखाई दे तो 3 ही लगाना। और वो जितने भी जगह आप देखोगे 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वो उसका 3 ही सही है, उनमें से 3 सही है और 2 गलत है। ठीक है? अब देखो, विद रेफरेंस टू प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है? रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन द प्रोड्यूस्ड बाय ओशियंस। अब देखो, रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, पर ओशियंस बहुत ज्यादा है। रेन फॉरेस्ट है तो बहुत हाईली प्रोडक्टिव, पर अर्थ में बहुत ही छोटी जगह पे है, जबकि ओशियंस बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो बहुत ज्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन ओशियन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, रेन फॉरेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है? 1 गलत हो जाएगा, 1 गलत 1 गलत, ये हो गया। अब या तो 2 ओनली है या फिर नन है। मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। अब देखो, मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि ये ओशियंस के अंदर है, वो 50% तक कर देते हैं। अब देखो 50% क्या है ना, वो ये नहीं बोला कि 90% कर देते हैं, 95% कर देते हैं। 50% इज अ रीजनेबल परसेंटेज, मतलब रीजनेबल रेशो। वो अगर ये बोल रहे होते कि बिल्कुल 100% वही करते हैं, 90% कर देते हैं, अगर एक्सट्रीम होता तो मैं उसको गलत मानता, पर 50% इज रीजनेबल, इसलिए मैं इसको सही मान रहा हूँ, और मतलब मैंने सही माना था इसको। और वैसे भी एक दूसरी चीज ये है कि नन बहुत कम होता है इसमें, अगर टू नहीं होता तो फिर नन होता, और नन बहुत कम क्वेश्चन में होता है, तो है ना, नन के लिए इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेता मैं। अगर मुझे लग रहा होता है कि नन नहीं है तो फिर मैं नहीं ही करता। ठीक है ना? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑल राइट। Now, if you would like to watch more such videos, then you can join the Elimination Technique membership plan on this channel, which is available at 199। यहाँ पर आपको 2023, 24, 25 के एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस वाली वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें मैंने अपनी सभी एलिमिनेशन टेक्निक्स बता रखी है, और इस वीडियो के आगे के पार्ट्स भी इसी सीरीज में मिलेंगे। ऑलराइट, एलिमिनेशन टेक्निक एट 199। और अगर आप 399 वाली मेंबरशिप लेते हो, यानी पीवाईक्यू नॉलेज प्लस ट्रिक्स, देन आपको एग्जाम हॉल वीडियोस के साथ साथ पीवाईक्यू एनालिसिस वाली सीरीज का भी एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपको श्योर श्योर 30 प्लस मार्क्स मिल रहे थे इन प्रीलिम्स 2025। ओके? ये आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये वाली सीरीज तो आपके लिए पीवाईक्यूज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मैंने पास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी में जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। और साथ में हर पेपर में जो जो एलिमिनेशन टेक्निक हर क्वेश्चन में लगी है, वो सारी भी मैंने बता रखी है। तो किसी भी जगह और जाने की जरूरत नहीं है पीवाईक्यूज के लिए। ये वाली सीरीज वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह आप यूज कर सकते हो। और अब तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ गए हैं, आप जाके देखोगे उनमें, तो आपको कई सारे क्वेश्चन जो 2025 में आए थे वो मिलेंगे इसमें, बहुत सारे, मतलब शायद 20 के आसपास है। और मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी वीडियो में भी डालूंगा उन सबको। और साथ में मैं सीरीज में अभी 2025 की वीडियो भी लेकर आऊंगा, जिसमें मैं 2025 को एनालाइज करूंगा पूरी तरीके से, सारी एलिमिनेशन टेक्निक के साथ साथ सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और सारी जो भी नॉलेज फैक्ट्स वगैरह जो भी होंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है? तो और भी वीडियोज आने वाली हैं सीरीज में, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। तो आपको ऐसे ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, पहले आप चैनल के पेज पे जाएंगे और ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद आप जो भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए, एलिमिनेशन टेक्निक्स और पीवाईक्यू नॉलेज प्लस ट्रिक्स में जो भी चाहिए आपको, वापस सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर ज्वाइन बटन क्लिक करके पेमेंट कर देना है। तो फिर आपको सारी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनाकिन स्काई वॉकर साइनिंग ऑफ। लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।